गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं सोनाली स्वागत करती हूँ मेरे चैनल बायोलॉजी सोनाली में। तो आज हम देखेंगे जो हमारा माइक्रोबायोलॉजी है, जो कि पेपर थर्ड या तो फिर हम बोल सकते हैं सेकेंड सेमेस्टर का पेपर थर्ड जो होता है माइक्रोबायोलॉजी, उसका सबसे पहला क्लास जो कि हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, जो कि यूनिट 1 से है। तो ये हमारा आज का पहला क्लास है। तो माइक्रोबायोलॉजी का क्योंकि बुक अभी तक नहीं आया है, क्योंकि मेरे पास तो बुक नहीं है, अगर आप लोगों के पास होगा तो वो अलग बात है। क्योंकि अभी तक इसका मैं बुक नहीं पाई हूँ, तो मुझे बहुत सोच समझ कर इसका नोट बनाना पड़ता है। तो मैं इसका नोट बना रही हूँ और मैं आपको यहाँ अभी से पीडीएफ नोट ही प्रोवाइड करूँगी, कोई हैंड रिटन नोट नहीं दूंगी, ताकि आपको दिक्कत ना हो, मेरा हैंड रिटन के साथ दिक्कत ना हो, जो कि आपको फर्स्ट सेमिस्टर में थोड़ा सा झेलना पड़ा। ठीक है, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपका सबसे पहले माइक्रोबायोलॉजी कंप्लीट करूँगी, फिर उसके बीच बीच में हम लोग सेल बायोलॉजी भी पढ़ेंगे। तो ये आपका 2 पेपर है। पेपर थर्ड में आप पढ़ेंगे माइक्रोबायोलॉजी, पेपर फोर्थ में आप लोग पढ़ेंगे सेल बायोलॉजी। ये आपका सेकेंड सेमिस्टर का सिलेबस है। ऑलरेडी मैं प्रीवियस क्लास में सेकेंड सेमिस्टर का सिलेबस मैं आपको दे चुकी हूँ। तो जो लोग आज नए आए हैं, अगर आप मेरा प्रीवियस क्लास नहीं देखेंगे, मैं सेल बायोलॉजी का एक क्लास कर चुकी हूँ ऑलरेडी, इंट्रोडक्शन ऑफ सेल बायोलॉजी। वो भी आप जाके मेरे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। मैं प्रीवियस क्लास का जो भी क्लास की हूँ उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। इसके अलावा आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो सकते हैं, उसका भी मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो जो भी मेरे चैनल पर नए आए हैं, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए। तो आज का पहला हम लोग क्लास शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हमें जानना है कि माइक्रोबायोलॉजी क्या है। तो माइक्रोबायोलॉजी है जो क्योंकि आप लोग माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहे हैं ना, तो सबसे पहले आपको जानना है कि माइक्रोबायोलॉजी एक्चुअली क्या है, क्यों ये हमारे जो ज़िंदगी में एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है, क्यों इसको हम लोग पढ़ना चाहिए हमें। तो माइक्रोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बायोलॉजी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। तो जितने भी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है वो सभी के बारे में हम लोग माइक्रोबायोलॉजी में स्टडी करेंगे। जैसे कि एग्जांपल है वायरस, बैक्टीरिया, आल्गी, फंजाई, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोआ। जितने भी है ये लोग, चाहे डिफरेंट डिफरेंट किंगडम से है, लेकिन ये सभी है माइक्रोबायोलॉजी, और इनके बारे में हमको स्टडी करना है। तो हमें माइक्रोबायोलॉजी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर वेरी स्मॉल, माइक्रोमीटर टू नानोमीटर, यहाँ पर ये ब्रैकेट होगा, ठीक है, माइक्रोमीटर टू नानोमीटर, एंड वी कैन नॉट सी आवर नेकेड आइज, सो वी यूज माइक्रोस्कोप। क्योंकि अगर हम लोग माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हमें यहाँ पर माइक्रोस्कोप की बहुत ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी का मतलब ही है माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करना। और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म को हम लोग ऐसे ही अपनी आँखों से नहीं देख सकते, इसके लिए माइक्रोस्कोप की बहुत ज़रूरत होता है, क्योंकि ये लोग माइक्रोमीटर से लेके नानोमीटर तक इन लोगों का साइज हो सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर देखें माइक्रोबायोलॉजी पढ़ने में क्या मेरिट्स है, तो सबसे पहले अगर देखें तो इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ ब्रेड, चीज, बियर, एंटीबायोटिक, वैक्सीन, विटामिन, एंजाइम एंड मेनी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स। जितना भी आपका ब्रेड होता है, आपको पता है ब्रेड है ना, ब्रेड को फुलाने के लिए ईस्ट की ज़रूरत पड़ता है, तो वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। चीज़ बनाने के लिए, बियर फॉर्मेशन करने के लिए, कि बहुत सारे एंटीबायोटिक है, ठीक है, जो बहुत से जो कि बैक्टीरिया से बनता है, वैक्सीन से, जो कि आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे जे वो जो बायोलॉजिस्ट है उन लोगों का क्या कंट्रीब्यूशन होता है, जैसे कि वैक्सीन बनाने के लिए विटामिन हो या फिर किसी भी तरह का एंजाइम हो, कोई भी इंडस्ट्रियल जो माइक्रोबायोलॉजी इंडस्ट्रियल जो भी है, जो कि प्रोडक्शन जो होता है ना, मेन इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स सब देते हैं, इसके लिए हमें माइक्रोबायोलॉजी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड जो चीज़ है बायोलॉजिकल साइकिल, जो भी बायोलॉजिकल साइकिल होता है उसके लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म की इम्पोर्टेंस रहता है, जो कि बायोलॉजिकल जो भी जितना भी बायोलॉजिकल साइकिल हो, चाहे नाइट्रोजन फिक्सेशन हो, नाइट्रोजन साइकिल हो, और जो भी साइकिल होता है उनके लिए बायोलॉजी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, या फिर हमारे बॉडी के अंदर जो भी साइकिल होता है उसके लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का
इम्पोर्टेंस रहता है। उसी तरह से डायरेक्ट बेनिफिट फॉर ह्यूमन, कैसे? हेल्पिंग द बॉडी डाइजेस्ट फूड, जो फूड है उसको डाइजेस्ट करने के लिए हेल्प करते हैं। प्रोडक्शन ऑफ विटामिन बी एंड के, विटामिन बी और के प्रोडक्शन भी करते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं। It is estimated that microbes contain 50% of biological carbon and 90% of biological nitrogen on earth। हमारे अर्थ में जितने भी कार्बन और नाइट्रोजन है, तो कार्बन का बेसिकली 50% माइक्रोब्स उनके पास होता है, और जो नाइट्रोजन है उसका 90% उसी तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म रखते हैं, अपने पास रखते हैं। तो ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक मेरिट पॉइंट है, हमारे लिए एक बेनिफिशियल है, ठीक है। इसी तरह से अगर देखें दूसरे इंडस्ट्री, जैसे कि इम्यूनोलॉजी के लिए एंटीबायोटिक हम लोग लेते हैं, या फिर कोई और दूसरे चीज़ों की हमारा इम्यूनोलॉजी, या फिर हमारा जो भी इम्यूनोलॉजिकल पावर होता है उसको बढ़ाने के लिए, इंडस्ट्रियल जो एग्रीकल्चर होता है, एग्रीकल्चर के लिए माइक्रोबियल जेनेटिक्स होता है, माइक्रोबियल बायोलॉजी होता है, मेडिसिन, इस तरह के सभी क्षेत्रों में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बहुत योगदान है। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जानने के लिए, उनका योगदान जानने के लिए माइक्रोबायोलॉजी का इम्पोर्टेंस होता है। तो ये हो गया तो मेरिट। अभी इसका डिमेरिट भी हमें जानना है कि क्या डिमेरिट्स है। जैसे कि हमें पता है डिजीज लाइक वायरल डिजीज, या फिर बैक्टीरियल डिजीज, कोई भी फंगल डिजीज, या फिर पैरासाइटिक डिजीज, ये सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो होता है, ये एक डिजीज, जैसे कि पैरासाइटिक डिजीज हम लोग मलेरिया को बोल सकते हैं। जो हर चीज़ का, इतना याद रखें, हर चीज़ का जिसका हम लोगों को जितना लाभदायक होता है उसका उतना ही उसका भरपाई भी होता है। तो भरपाई बहुत कम हो सकता है, मिनिमल हो सकता है, तो लाभदायक भी होते हैं ये लोग। तो हम लोग इसका देखेंगे कौन सी चीज़ में ये लोग हम लोगों को क्या क्या डिमेरिट करते हैं। जैसे कि इनसे हमें डिजीज हो सकता है, फूड पॉइजनिंग हो सकता है, या फिर स्किन इन्फेक्शन भी हो सकता है। और एक सबसे बड़ी चीज़ है जो कि 2020 में आया कोरोना वायरस, कोविड-19 पेंडेमिक सिचुएशन, ये एक बहुत बड़ा लॉस था। ये भी एक वायरल इन्फेक्शन से हुआ था, लेकिन इसके अगेंस्ट में उसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टडी करने की वजह से, माइक्रो बायोलॉजी को स्टडी करने की वजह से हम लोग वैक्सीन भी क्या हुआ, वैक्सीन को हम लोग निकाल पाए। तो इसीलिए अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टडी करेंगे तो फिर यह हमारे लिए क्या है, हमारे लिए एक तरह से हेल्पफुल ही होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग, ये तो आपको माइक्रोबायोलॉजी क्यों पढ़ना है इसके बारे में आप जानते हैं। अभी हम लोगों को पता करना चाहिए कि सबसे पहला आपका जो है बायोटिक और ए बायोटिक क्या है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो देखिए ए बायोजेनेसिस और बायोजेनेसिस, अगर हम लोग इसको ब्रेक कर दे तो ए बायोजेनेटिक जेनेसिस, इसका मतलब क्या है? इट अदर नेम इज स्पॉन्टानियस जनरेशन। आपको याद रखना है कि स्पॉन्टानियस जनरेशन भी बोला जाता है इसको। ये क्या होता है, ये हाइपोथेसिस हमें क्या देता है, देखिए ये अभी इम्पोर्टेंट है, आप अच्छे से समझिए। द हाइपोथेटिकल प्रोसेस बाय व्हिच लिविंग ऑर्गेनिजम्स डेवलप फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर। तो ये बोलता है, ये हाइपोथेटिकल प्रोसेस, ये जो थ्योरी है, ये हमें सजेस्ट करता है जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से या फिर स्पॉन्टानियस जनरेशन से ही बनता है। सबसे पहले इनका जो उत्पत्ति हुआ है, जितने भी आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इनका जो उत्पत्ति हुआ है, सबसे पहले ये नॉन लिविंग मैटर से ही बनता है, जिनका जीवन नहीं है, जो अजीब, जो निर्जीव है, और निर्जीव वस्तु से क्या हुआ, लिविंग ऑर्गेनिज्म या जीव का उत्पत्ति हुआ है। एग्जाम्पल्स है 17th सेंचुरी व्हीट एंड स्वेट क्लॉथ प्रोड्यूस माइस, जो कि वॉन हेलमोंट 1647 में वो एक थ्योरी दिए थे कि अगर एक जगह पर हम लोग कुछ गेहूँ रख दे या फिर व्हीट रख दे और उसके साथ कोई पसीना वाला कपड़ा, स्वेट क्लॉथ अगर रख दे, तो वहाँ पर माइस, उसका चूहा, उसका वहाँ पर प्रोडक्शन हो जाता है। ये तो इस तरह से कुछ, वो देखो चूहा क्या है, चूहा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लेकिन व्हीट और स्वेट क्लॉथ ये सब नॉन लिविंग थिंग्स है। तो यहाँ से माइस का प्रोडक्शन शुरू हुआ। तो ये उनका एक थ्योरी था।
मीट प्रोड्यूस मैगोट्स, ठीक है, मैगोट्स, मीट से ही मैगोट बनता है। इसी तरह से अगर किसी कहीं पर कीचड़ हो या फिर मॉड हो तो वहाँ से फिश, फ्रॉग, स्नेक, टर्टल्स, ये सब इनका, तो मॉड क्या है, मॉड या मिट्टी क्या है, एक नॉन लिविंग थिंग है, वहाँ से फिश, फ्रॉग, स्नेक, टर्टल ये सब उनका जन्म हुआ है। और इसको बाद में थैल्स, प्लाटो, अरिस्टोटल ये सब इसको सपोर्ट भी किए, जहाँ एबायोजेनेसिस एक्चुअली में सच में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सभी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही क्या है बना है। तो आपको बायोजेनेसिस और एबायोजेनेसिस अगर एग्जाम में आया तो ये सब चीज़ आपको लिखना होगा, एग्जाम्पल देके आपको लिखना होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, पहले तो एबायोजेनेसिस देख ले, अभी बायोजेनेसिस क्या है उसको भी देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो बायोजेनेसिस क्या है, इसके अगेंस्ट में बायोजेनेसिस बोला कि इट इज द थ्योरी दैट लिविंग थिंग ओनली कम फ्रॉम द लिविंग थिंग थ्रू रिप्रोडक्शन, जो कि कहीं ना कहीं सही बात भी है कि अगर जितने भी लिविंग थिंग है, जितने भी सजीव है या फिर जीव है, वो सभी जीव से ही उत्पत्ति हुए हैं। कैसे, रिप्रोडक्शन से, ठीक है, रिप्रोडक्शन से जीव, कोई निर्जीव से जीव नहीं बना है। ये उस एबायोजेनेसिस जो थ्योरी है इसको ये स्ट्रांगली क्या करता है, अपोज करता है कि ये एबायोजेनेसिस जो थ्योरी है वो बिल्कुल सही नहीं है। तो बायोजेनेसिस और एबायोजेनेसिस दोनों डिफरेंट चीज़ है, दोनों अलग। यहाँ पर आप लोग एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे ह्यूमन रिप्रोड्यूस ह्यूमन, ठीक है, बर्ड्स रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड बर्ड्स, हम लोग ये सब कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। अगर एग्जाम में आया आपका डिफरेंस तो इस तरह से आप लोग 2 to 3 मार्क अगर क्वेश्चन आया तो एबायोजेनेसिस, व्हाट राइट डाउन द डिफरेंशिएशन बिटवीन बायोजेनेसिस एंड एबायोजेनेसिस, तो आप लोग लिख सकते हैं। अभी आपका जो अगर सिलेबस देखें, बहुत सारे बायोलॉजिस्ट का नाम है, उनका एक्सपेरिमेंट और कंट्रीब्यूशन के बारे में दिया गया है। तो हम लोग एक एक बायोलॉजिस्ट के बारे में पढ़ेंगे और उनका कंट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। तो एग्जाम में हो सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में 1-2 बायोलॉजिस्ट के बारे में पूछा जाए तो आप उनका एक्सपेरिमेंट के बारे में लिख सकते हैं, या तो फिर आपका लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में पूरा आ जाएगा कि राइट डाउन द बायोजेनेसिस एंड बायोजेनेसिस एंड द बायोलॉजिस्ट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द बायोजेनेसिस एंड बायोजेनेसिस, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो हम लोग सबसे पहले आज जो पढ़ेंगे फ्रांसिस्को रेडी, जो आपका सबसे पहले सिलेबस में है, फ्रांसिस्को रेडी, उनका कंट्रीब्यूशन के बारे में देखेंगे, जो कि 1665 में एक थ्योरी दिए थे। तो सबसे पहले वो क्या एक्सपेरिमेंट किए थे वो आप डायग्राम में देख रहे हैं। तो सबसे पहले पहला जार देखिए, ठीक है, एक जार है, सबसे पहले ये ऊपर देखिए जार। तो इस तरह से वो 3 जार के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए, या तो फिर हम लोग बोलते 3 कंटेनर लिए। एक कंटेनर के, तीनों कंटेनर में वो क्या किए, मांस का टुकड़ा या फिर मीट को रख दिए, ठीक है। देखिए क्या एक्सपेरिमेंट, अगर इसको हम लोग अच्छे से समझ जाए उसके बाद हम लोग पढ़ सकते हैं आगे। अभी पहला जो कंटेनर है उसको ओपन रख दिए, ठीक है, उसको कोई मतलब उसको क्या किए, उसको ओपन रख दिए, जैसे कि जो भी फ्लाइज है वो अट्रैक्ट हो सकते हैं, जो स्मेल होता है ना, मीट का जो स्मेल होता है उससे वो अट्रैक्ट हो सकते हैं। सेकेंड जो जार है उसको एकदम टाइट कर दिए, एयर टाइट सील कर दिया उसको, ताकि वो जो मीट जब उसका जो गलने लगे, अगर गलने लगेगा तो वहाँ से कोई स्मेल बाहर नहीं आ सकता। अगर मीट का स्मेल बाहर नहीं आएगा तो कोई भी फ्लाइज भी अट्रैक्ट नहीं होगा। लेकिन थर्ड जो है उसको क्या किया, कुछ लेयर जो होता है कपड़े का एक लेयर इसके ऊपर वो क्या किया, बांध दिए, ताकि अंदर कोई फ्लाइज तो नहीं जा सकता, लेकिन यहाँ से थोड़ा थोड़ा स्मेल बाहर आ सकता है, जो कि फ्लाइज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो अभी तीनों जार के बारे में समझ में आया। तो पहला जो जार है, जब मीट जो गलने लगेगा या फिर सड़ने लगेगा तो वहाँ से एक स्मेल आएगा, रोटन स्मेल आएगा ना, उस स्मेल से क्या होता है, फ्लाइज को अट्रैक्ट किया। अभी फ्लाइज जब अंदर गए, मीट के ऊपर बैठे, यहाँ पर धीरे धीरे आप देखेंगे
ये यहाँ पर वो लोग क्या किए, हैचिंग शुरू कर लिए। मैगोट, वहाँ पर बहुत सारा मैगोट बना, ठीक है। फ्लाइज क्या क्या वहाँ पर हैचिंग कर से बहुत सारा मैगोट बना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मांस का टुकड़ा से जो स्मेल आया, स्मेल से वो लोग अट्रैक्ट है मीट के। ये नहीं है कि मीट से ही फ्लाइज का मैगोट बना, जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग ए बायोजेनेसिस में पढ़े ना, जे मीट से ही मैगोट बनता है। यहाँ पर मीट से मैगोट नहीं बना है। मैगोट्स क्या किए, जब मीट का जो स्मेल हुआ वहाँ से फ्लाइज अट्रैक्ट होके अंदर आए, मीट के ऊपर बैठे, वहाँ पर वो लोग अंडे देना शुरू किए। वहाँ पर क्या हुआ, हैचिंग हुआ। हैचिंग होने के बाद वहाँ पर मैगोट बना। सेकेंड चीज़ अगर देखें हम लोग, क्योंकि यहाँ पर एयर टाइट कैप है, कोई भी फ्लाइज इसके आसपास भी नहीं है, कोई भी फ्लाइज इसके आसपास भी नहीं है। अगर आसपास नहीं है तो यहाँ पर अंदर ये लोग तो जा भी नहीं सकते, क्योंकि ऊपर में एक टाइट सील है, कोई स्मेल बाहर नहीं जा रहा है, तो अंदर क्या है किसी को पता नहीं। यहाँ पर ना अंदर ना बाहर कहीं पर भी फ्लाइज एग लाई नहीं किए हैं या फिर मैगोट नहीं बना है। तो नॉन लिविंग थिंग से मैगोट कहाँ से बना, क्वेश्चन आया यहाँ। नॉन लिविंग थिंग से मैगोट कहाँ पर बना, नहीं बना ना। अगर थर्ड चीज को देखें तो यहाँ पर अंदर जाने के लिए तो रुकावट है, एक क्लॉथ को यहाँ पर बांध दिए गए हैं, लेकिन स्मेल बाहर जा रहा है। स्मेल से जो फ्लाइज है वो अट्रैक्ट तो हो रहे हैं, लेकिन वो लोग मीट के पास नहीं जा पा रहे, क्योंकि बीच में एक लेयर है। तो लोग क्या किए, अल्टीमेटली क्लॉथ के ऊपर अपना जो हैचिंग करना शुरू कर दिए। तो मैगोट क्लॉथ के ऊपर ही बना, मीट के पास नहीं बना। तो ये थ्योरी तो प्रूव करता है कि नॉन लिविंग थिंग से कभी भी कोई भी लिविंग थिंग नहीं बनता है। क्योंकि सबसे पहले देखिए यहाँ पर फ्लाइज अंदर आए, यहाँ पर मीट के ऊपर बैठ के अपना वंश विस्तार कर दिए। सेकेंड चीज में मीट का कोई स्मेल नहीं गया, फ्लाइज नहीं आए, ना अंदर अपना वंश बढ़ा पाए ना बाहर वंश बढ़ा पाए। थर्ड चीज में फ्लाइज आए, क्योंकि यहाँ से थोड़ा थोड़ा क्लॉथ से बाहर स्मेल गया, फ्लाइज अट्रैक्ट हुए, लेकिन वो लोग अंदर नहीं आ पाए, इसी क्लॉथ के ऊपर अपना एग लाई किए और हैचिंग किए। तो एक चीज़ तो यहाँ पर साफ है कि जितने भी लिविंग थिंग है वो नॉन लिविंग थिंग से नहीं आता है, वो लोग रिप्रोड्यूस ही करते हैं। हमको लगता है कि वो देखो नॉन लिविंग थिंग से जन्म हो गए, ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। उनको अपना वंश बढ़ाने के लिए उनके तरह ही रिप्रोड्यूस थ्रू से ही वो अपना वंश बढ़ा सकते हैं, ठीक है। कोई नॉन लिविंग थिंग से वो लोग नहीं आ सकते, ठीक है। तो ये हो गया डायग्राम, इसको अभी पढ़ेंगे। जो अभी मैं बोली वही मैं यहाँ पर लिखी हूँ। देखिए, आज लेट 17th century, some biologists thought that some simpler form of life were generated by स्पॉन्टानियस जनरेशन और नॉन लिविंग थिंग। कुछ बायोलॉजिस्ट ये मानते थे, जैसे कि अरिस्टोटल, प्लाटो, ये सब मानते थे कि नॉन लिविंग थिंग से या फिर स्पॉन्टानियस जनरेशन से लिविंग थिंग बनता है। टू टेस्ट द हाइपोथेसिस, फ्रांसिस्को रेडी प्लेस्ड फ्रेश मीट इन ए ओपन कंटेनर आज एक्सपेक्टेड द रोटिंग स्मेल, मतलब जो वहाँ से जो गलने के बाद या फिर सड़ने के बाद जो स्मेल आता है उसको रोटिंग स्मेल बोलते हैं। रोटिंग मीट अट्रैक्टेड फ्लाइज एंड मीट वाज सून स्वार्मिंग विथ मैगोट व्हिच हैच इनटू फ्लाइज। वहाँ पर कुछ मैगोट का स्वार्मिंग हुआ, ठीक है, वो वहाँ से फिर उसके बाद हैच होके वहाँ से फ्लाइज बना। व्हेन द जार वर टाइटली कवर सो दैट फ्लाइज कुड नॉट गेट इन, नो मैगोट वेर रिप्रोड्यूस और प्रोड्यूस। क्योंकि टाइट, सेकंड जो जार है ये है फर्स्ट जार कंडीशन 1, ये है सेकंड जार कंडीशन 2, जहाँ पर जार को टाइट किया गया है तो कोई भी फ्लाइज अंदर नहीं जा पाए या तो फिर उनका कोई रिप्रोडक्शन भी नहीं हो पाया। अच्छा, यहाँ पर मैं 2 क्यों लिखी हूँ मुझे खुद नहीं पता।
answer the objection that the cover cut of fresh air necessary for spontaneous generation. Ready cover the jar with several layer of porous gauze. porous gauze मतलब क्या है, जो क्लॉथ होता है ना उसमें थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का पोर होता है ताकि अंदर से स्मेल बाहर जा सके. इंस्टेड ऑफ एयर टाइट कवर, कोई भी एयर टाइट कवर नहीं दिए, एक पतला सा कवर दिए जिसमें से बाहर स्मेल जा सकता है लेकिन कोई अंदर नहीं आ सकता, ताकि फ्लाइज अट्रैक्ट हो सकते हैं लेकिन अंदर नहीं जा पाएंगे. ठीक है. फ्लाइज वेर अट्रैक्टेड टू द स्मेल ऑफ रोटिंग मीट, क्लस्टर ऑन द गॉज, क्लॉथ के ऊपर वो लोग बैठे, which was soon swarming with maggots, but the meat itself remained free of maggot. मीट के ऊपर कोई मैगट नहीं आया, क्लॉथ के ऊपर मैगट बैठा लेकिन मीट के ऊपर मैगट नहीं आया. Thus flies are necessary to produce flies. They do not arise spontaneously from the rotting meat. तो ये तो साफ हो गया कि अगर कि कोई फ्लाइज अगर रिप्रोड्यूस करना होता है तो फ्लाइज को ही, फ्लाइज से ही फ्लाई रिप्रोड्यूस होगा, कोई भी रोटिंग मीट या फिर स्पॉन्टानियस जनरेशन से नहीं होगा. रेडी वेंट ऑन द डेमोस्ट्रेट दैट डेड मैगट और फ्लाई कुड नॉट जनरेट न्यू फ्लाई व्हेन प्लेस ऑन रोटिंग मीट इन ए सील जार, whereas live maggot or flies would. Reddy's experiment simply but effectively demonstrated that life is necessary to produce life. एक लाइफ प्रोड्यूस करने के लिए लाइफ ही जरूरत होता है. इसीलिए रेडी का जो एक्सपेरिमेंट था, दिस इज हिज फेमस डॉक्टम ओमने विवोम एक्स विवो. इसका मतलब है ऑल लाइफ कम फ्रॉम लाइफ, ऑल लाइफ कम फ्रॉम लाइफ, ये उनका बोलना था. ठीक है. तो ये हो गया रेडी का कंट्रीब्यूशन. नेक्स्ट क्लास में कोई और एक बायोलॉजिस्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. तो आपका अगर मेरा क्लास अच्छा लगा होगा तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे. तब तक लिए थैंक यू, बाय बाय.